हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 21 नित्य का यश को मैनर सीखना, मोक्ष का नित्य के घर आना। वो लड़का अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नित्य ने अपने दूसरे हाथ से उसके उस हाथ को पकड़ लिया जिससे उस लड़के ने नित्य के हाथ को पकड़ रहा था। उसने उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया था और उसके हाथ के उसके कमर के पीछे लगते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में बोली, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर बार मुझे टच किया या फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी आया तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ में होगा। उसने ये बात बहुत ही ठंडे स्वर में कहा था, उसके आसपास का और बहुत ही खतरनाक थी। नित्य ने एक झटके से उस लड़के को छोड़ दिया जिससे वो सामने कार से टकरा जाता है। स्नेहा जल्दी से यश बोलते हुए उसके पास जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यश था। यश पीछे पलट नित्य को देखता है जी की अपने हाथ को सैनिटाइज कर रही थी, जैसे उसने कितनी गंदी चीज को छू लिया हो। उसकी इस हरकत के देख यश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पे जोर का थप्पड़ रसीद दिया हो। स्नेहा नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी, आप यश के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो मेरा दोस्त है, वो तो बस आपसे बात करना चाहता था। उसकी बात सुन नित्य उसी तरह कोल्ड वॉइस में जवाब दी, वो दोस्त तुम्हारा है ना मैं मेरा, इसलिए उसके पास दिमाग होना चाहिए कि भी राह चलते इंसान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, ये बेसिक मैनर है। उसके बाद वो आशीष के साथ चली जाती है। स्नेहा घूर के नित्य के कर को देख रही थी जैसे वो अपनी आंखों से उसकी कार को ब्लास्ट कर देगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। तभी स्नेहा ने वापस से अपना ध्यान यश की तरफ कर लिया। स्नेहा यश को उठाते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, यश, नित्य दी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम तो जानते ही ना मेरे पेरेंट्स ने उसे गोद लिए है, सबसे बड़ी ये है कि वो लोग नित्य दी से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए अगर मैंने उसके खिलाफ अपने घर पे कुछ भी बोला तो वो लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद उन यश स्नेहा के आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम चिंता मत करो स्नेहा, मैं किसी के कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि इस नित्य को तो मैं खुद ही सबक सिखाऊंगा। बोलते वक्त उसकी आंखों में कुछ तो था। स्नेहा उसकी बात सुन मन ही मन बहुत खुश हुई थी। वही कार में आशीष नित्य को हैरानी से देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी बहन इतनी फेयरलेस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नित्य के लिए डर भी लग रहा था। आशीष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, आज तुम उस यश के साथ जो किया है ना, मुझे तो बहुत मजा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है। उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र आशीष की तरफ देखते हुए बोली, किस बात का डर भाई? उसका सवाल सुन आशीष बोला, यार तुम्हें नहीं पता है क्या? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो को लड़का था ना, उसका नाम यश है, वो है ना एक नंबर गुंडा टाइप इंसान है। तुम्हें पता है वो सिर्फ लोगों के सामने शरीफ दिखता है, लेकिन अंदर से एक बीस्ट है, बीस्ट। उसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों ही पता है। उसका परिवार भी बिजनेस में है और उनकी भी अच्छी पकड़ है बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन हमारे फैमिली जितनी नहीं है। अपने घर का इकलौता वारिस होने के कारण उसके घर वालों ने उसको पूरी तरह से बिगड़ दिया है। उसकी बात सुन नित्य कुछ नहीं बोलती है। उसके थोड़े टाइम बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। आज का दिन नित्य के थोड़ा अच्छा था जब तक उसने यश का चेहरा नहीं देखा था। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीते दिन में नित्य के परिवार वालों ने उसका बहुत ख्याल रखता था, जिसे नित्य बहुत खुश थी, लेकिन वही स्नेहा जल भून के राख हुई थी। उसके दिल में बस नित्य के लिए नफरत पनप रही थी। अब उसको ना सिर्फ इस घर से निकलने की प्लानिंग चल रही थी, बल्कि अब उसे नित्य के जिंदगी पे भी चाहिए थी। लेकिन वो अभी नित्य के साथ कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि नित्य ने जो यश के साथ किया था उससे उसको नित्य के लिए यश के साथ साथ बहुत से मोहरों की जरूरत थी। क्योंकि उसको पता चल चुका नित्य को उससे कोई रिश्ता नहीं रखना था। वो नित्य के पास रहकर उसके बारे में जाना चाहती थी, ताकि वक्त आने पे उसका ज्यादा उठा सके। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष ने भी अभी तक पेरिस में अपने काम को खत्म कर चुका। इस बीच बेचारे मयंक को तो मोक्ष ने अच्छे से सोने भी नहीं दिया था। 2 दिन बाद रात का समय सिंघानिया विला के सामने एक एक बाद कुछ काज आके रखती है। बीच वाली कार के पैसेंजर सीट से एक लड़का बाहर आता है और जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन करता है। उसके दरवाजा खोलते ही कार से एक शख्स बाहर आता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स जल्दी से सभी कार में से कुछ गिफ्ट्स को लेते हुए उस इंसान के पीछे पीछे सिंघानिया विला में जाते हैं। वही विला के अंदर राधिका जी, ऋषभ जी, आशीष बेटे कुछ बातें कर रहे थे। वही ऊपर रेलिंग को पकड़ के स्नेहा नीचे तरफ देख रही थी। नित्य इस वक्त अपने कमरे थी। तभी एक सर्वेंट जल्दी से भागते हुए अंदर आते हुए बोली, सर, मैडम राठौड़ परिवार से यंग मास्टर आए हैं। उनकी बात सुन स्नेहा जल्दी से अपने कमरे में रेडी होने चली जाती है, तो वही राधिका जी और ऋषभ जी आशीष बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जैसे एंट्रेंस पे आते तो देखते हैं एक हैंडसम और किंग पर्सनैलिटी से एक लड़का उनकी तरफ आ रहा था।
राधिका जी उसे देखते हुए बोली, अरे मोक्ष बेटा तुम इस वक्त। उनका सवाल सुन पीछे से आ रहा मयंक अपने मन बोला, हाँ तो लोग शादी के बाद अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमते हैं और ये शादी से पहले ही जोरू के गुलाम बने की फिराक में है। वही मोक्ष ने घूर के मयंक को देखा, जैसे उसने उसकी बात को सुन लिया हो। वही अपने बॉस की नज़र खुद पे पाके मयंक हड़बड़ा जाता है। फिर वो जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोला, मैम बॉस यह अपनी मंगेतर से मिलने आए हैं। उनकी बात सुन राधिका जी और रोशन जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वही आशीष का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसको मोक्ष बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लगता था। उसको ऐसा लगता था जैसे नित्य के लिए मोक्ष परफेक्ट नहीं है। उसका मुंह बना हुआ था जैसे मुझ अभी ही उसकी प्यारी बहन को उससे दूर करने के लिए आ गया है। इन 2 दिनों में आशीष और नित्य की बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई थी, जिसका आशीष बहुत सारी फोटो और वीडियो लेकर नित्य के भाइयों के पास भेज देता है। सभी भाइयों को इसे जलन होती थी, जिसे देख आशीष को बड़ा मजा आता था। राधिका जी और ऋषभ जी मोक्ष को लेकर हाल में आ जाते हैं और सब लोग पे बैठ जाते हैं, शिवाय मयंक को छोड़ के। बेचारा यहाँ भी मोक्ष के पीछे खड़ा था। ताबीज सीढ़ियों से एक लड़की नीचे आती है, जिसे देख मोक्ष की आंखें जो अब तक तारों की तरह चमक रहा था वो एक झटके में कोल्डनेस से भर जाती है, क्योंकि सामने आ रही लड़की स्नेहा थी। उसने इस वक्त भी अपने चेहरे मेकअप लगा रखा था। उसने जो नाइट सूट पहना था उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे इस बारे में पता ही नहीं था। उसने आज सोच लिया था कि कैसे भी कर मोक्ष को अपने हुस्न के जाल में फंसना है। ये सोच वो मोक्ष के सामने वाले सोफे पे राधिका जी के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पे शक करे कि वो नित्य के मंगेतर को चुराने को कोशिश कर रही है। चैप्टर 22 नित्य की हैरानी, स्नेहा की चाल। आगे इस बात से अनजान ऊपर खड़ी नित्य उसकी हर एक हरकत को देख रही थी। नित्य अपने कमरे में बैठ कुछ काम कर रही थी, तभी एक मेड उसको नीचे बुलाने के लिए आती है। नित्य अपने कमरे से निकल रही थी, तभी उसकी नज़र स्नेहा पे जाती है, जो कि अपने नाइट ड्रेस के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए नीचे जा रही थी। इस वक्त नित्य को स्नेहा बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी। नित्य ने देख स्नेहा एक ही दिशा में देख रही थी। उसकी नज़र का पीछा करते हुए स्नेहा ने देखा तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि सामने मोक्ष बैठा हुआ था। नित्य जब पेरिस में मोक्ष से मिली थी तब उसे उसके नाम पता चला था, लेकिन जिसे सुन नित्य हैरान हुई थी। बाद में उसने सोचा कि इस दुनिया में एक जैसे नाम और सरनेम वाले बहुत से लोग रहते हैं। नित्य देख रही थी कैसे स्नेहा जाके उसके पेरेंट्स के पास बैठी है और मोक्ष की नज़र खुद पे लाने की कोशिश कर रही थी। स्नेहा ने जल्दी से एक जूस का ग्लास मोक्ष के हाथों में देने के लिए अपनी जगह से थोड़ा झुक जाती है, जिससे कि मोक्ष को उसकी क्लीवेज दिख सके। वही उसकी हरकत मोक्ष और मयंक को भी समझ आ रही थी, इसलिए मयंक अपने मन में सोचा है, इस छिपकली की हिम्मत तो देखो, सबके सामने मेरे बॉस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये सुरपनाखा को मैं कभी भी अपने बॉस के करीब नहीं आने दूंगा। इसी सोच के साथ वो स्नेहा के हाथ इस जूस के ग्लास को लेते हुए बोला, सॉरी मिस स्नेहा, लेकिन बॉस को आज उनके डॉक्टर ने ज्यादा जूस पीने से मना किया है, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, ओह अच्छा ठीक है। अब तक नित्य भी नीचे आ चुकी थी। नित्य को देखते ही मोक्ष की आंखें तारों की तरह चमकने लगी थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने इमोशन पे काबू रख लिया। राधिका जी जल्दी से नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा देखो, मोक्ष तुमसे मिलने आया है। ये राठौड़ परिवार का बड़ा बेटा है, तुम्हारा मंगेतर है, जिसे तुम्हारी शादी बचपन में ही हमारे बड़ी ने फिक्स कर दी थी। उसके बाद वो नित्य का हाथ पकड़ उसको मोक्ष के बगल में बैठा देती है। वही स्नेहा की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि नित्य मोक्ष के बगल में बैठी है। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त नित्य का हाथ पकड़ उसको मोक्ष से दूर कर दे। वो अभी सोच ही रही थी कि रही उसकी नज़र मोक्ष पे चली जाती, जिसे देख वो हैरान था। इसके साथ पूरे घर वाले भी हैरान थे। मोक्ष जब से नित्य के घर आया था उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही नित्य मोक्ष के बगल में बैठ उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ साथ आंखों में चमक थी। नित्य ने सबके शौक एक्सप्रेशन देख रही थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग मोक्ष को ऐसे क्यों देख रहे थे। वो थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर उसने भी मोक्ष की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें सीधा मोक्ष की आंखों से टकरा गई। वो भी अब मोक्ष की आंखों में देखने लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जब वो इस इंसान को देखती थी उसको किसी याद आ जाया करती थी। अचानक की किसी चीज के गिरने की आवाज से मोक्ष और नित्य अपने अपने सेंस में वापस आते हैं। नित्य अपनी नज़र इधर उधर करने लगी थी। तभी माहौल को शांत करने के लिए राधिका जी ने बात को शुरू करते हुए बोला, मोक्ष बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले और अब्रॉड से? उनके सवाल को सुन मोक्ष ने अपनी शांत आवाज में जवाब दिया,
आंटी अभी मेरे नाना जी और नानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मॉम और डैड उनके लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो कि नाना जी आए नानी जी को एक नई जीने की उम्मीद दे। उसकी बात सुन राधिका जी अपने चेहरे पे बहुत ही वार्म एक्सप्रेशन लिए बोली, मोक्ष बेटा तुम्हारे मॉम डैड से बोल दो कि उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नाना जी और नानी माँ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। उनकी बात सुन मोक्ष अपना सर हाँ में हिला देता है, फिर घड़ी को देखते हुए बोला, आंटी अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, मिस नित्य कल आपको मेरे दादाजी और दादी जी ने घर पे लंच करने के लिए बुलाया है, अगर तुम कल फ्री ही तो क्या तुम आओगी? उसकी सवाल को नित्य ने बस औक में जवाब दे दिया था। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ठीक है मिस नित्य आप मुझे टाइम मैसेज कर देना। उसके बाद एक नज़र सबकी तरफ देखता है, फिर वो बाय बोल वहां से निकलने को होता है कि तभी राधिका जी और ऋषभ जी ने मोक्ष को डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन मोक्ष ने पॉलिटिकली माना कर देता है क्योंकि उसको अपने ऊपर स्नेहा की नज़रें फील हो रहा था, जिसे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस बात को नित्य ने नोटिस कर लिए था। उसके जाते ही स्नेहा ने जल्दी से नित्य की तरफ आते हुए बोली, नित्य दी क्या मैं भी आपके साथ कल लंच पे चल सकती हूँ? उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र स्नेहा को देखा, फिर अपनी नज़रें उस पे से फेरते हुए बोली, सॉरी स्नेहा लेकिन तुम्हारे केयरलेस ड्रेसिंग की वजह से मैं कल तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी राठौड़ परिवार में बदनामी हो। उसकी बात सुन सब लोगों को अजीब लगा, लेकिन फिर राधिका जी ने स्नेहा की तरफ देखा, जिसे देखते ही उनकी भौहें सिकुड़ गई क्योंकि नित्य की बात सुन अब राधिका जी की नज़र भी स्नेहा के कपड़ों पे गई थी और अब वो स्नेहा के कहने का मतलब भी समझ रही थी। उन्होंने ने स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा आज के बाद ऐसी केयरलेस हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुन स्नेहा ने कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए बोली, मॉम आप भी नित्य दी की तरह बोली थी है, पर मैंने कोई भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की है। नित्य ने भी तो मेरी तरह ही नाइट सूट पहना है, आप उसको तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी बात से दो तरफ इशारा कर रही थी, पहला ये कि नित्य और उसने सामने नाइट सूट पहना है, फिर भी आप मेरी ड्रेसिंग पे सवाल उठा रही है। दूसरा ये कि नित्य आपकी सगी बेटी है, इसलिए आप उसे कुछ बोल नहीं रही है। अब तक ऋषभ जी और आशीष भी मोक्ष को बाहर छोड़ के आ गए थे, उन दोनों ने भी स्नेहा की बातों को सुन लिया था। राधिका जी स्नेहा का इतना केयरलेस बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए बोली, ठीक फिर एक बार तुम खुद को देखो, फिर स्नेहा को तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद वो सब लोग डाइनिंग रूम में आ गए थे। नित्य भी सबके पीछे पीछे चले जाते हैं। स्नेहा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो उसका प्लान मोक्ष पे काम नहीं किया, ऊपर से अब ये बवाल था। उसको ऐसा लग रहा था नित्य ने ये सब जानबूझकर कहा है ताकि उसकी इमेज राधिका जी के सामने गिर जाए, जो कि एकदम सच भी था, जिसे के बारे में स्नेहा बस तुक्का ही लगा सकती थी। स्नेहा के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, इसलिए वो भी सभी के साथ डाइनिंग हॉल में चली जाती है और जल्दी से राधिका के बगल वाली चेयर पे बैठ जाती है। इस वक्त नित्य ऋषभ जी और राधिका जी के नीचे में बैठी थी, वही सामने वाली चेयर पे आशीष बैठा हुआ था। स्नेहा जल्दी से राधिका जी को साइड से हक करते हुए बोली, मेरी प्यारी मम्मी प्लीज अपनी इस क्यूट सी डोल को माफ कर दो। मैं कमरे से जल्दी जल्दी निकल रही थी, इसलिए मैंने इस चीज बात पे ध्यान नहीं दिया था। प्लीज ना मॉम माफ कर दो। ये बोलते वक्त उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी, जिसे देख राधिका जी का दिल पिघल जाता है। राधिका जी दुनिया के सबसे बड़े आदमी की वाइफ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बाहर को दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था। उन्होंने अपने लाइफ में दो चेहरे वाले लोगों को नहीं देखा था। ऋषभ जी ने हमेशा से ही राधिका जी को बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया था। उन्होंने कभी भी राधिका जी को बाहर की क्रूएल दुनिया से दूर ही रखा था, इसलिए राधिका जी बहुत ही ज्यादा साफ दिल की औरत थी। इसलिए उन्होंने स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखना। उसके बाद एक स्नेहा को तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी अब तो आप मुझे अपने साथ लेकर चल सकती हैं न? उसका सवाल सुन नित्य ने बिना किसी के भाव के बोली, इसके बारे में तुम्हें शायद मोक्ष से पूछना चाहिए। उसी बात सुन नित्य ने एक नज़र स्नेहा को तरफ देखा, जो कि उसे एक शैतानी मुस्कान दे रही थी, जैसे बोल रही हो आखिर फंस गई ना मेरी जाल में। वही उसकी इस मुस्कान को देख नित्य ने बिना वक्त गवाए उसके सामने ही मोक्ष को कॉल कर दिया और फोन के स्पीकर पे कर दिया। दूसरी तरफ से मोक्ष ने कॉल को पिक करते हुए बोला, नित्य क्या तुमने डिनर कर लिया? चैप्टर 23 स्नेहा की चाल साजिश। अब आगे। उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा प्यार और अफेक्शन था, जिसे सुन सब लोगों ने हैरानी से नित्य की तरफ देख वही उसकी ऐसी आवाज को सुन स्नेहा ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसको यही सोच के गुस्सा आ रहा था कैसे मोक्ष ने उसके नंबर को ब्लॉक कर रख है और यहाँ नित्य के कॉल को मिनट में पिक कर लिए। मोक्ष ने कभी भी स्नेहा से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी और यह नित्य से बात करते वक्त उसके आवाज में अफेक्शन था।
जो कि उसके लिए ऐसा था जैसे मोक्ष ने उसको अनजाने में एक जोरदार थप्पड़ रशीद दिया हो। नित्य ने फिर से एक नज़र स्नेहा को देखा जिसने अभी तक अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया था। वो अभी भी नित्य के फोन की तरफ देख रही थी, जिसे देख उसने वापस फोन पे बात करते हुए बोली, क्या तुम घर पहुंच गए हो? क्या तुम्हें अभी टाइम लगेगा? उसके सवाल सुनोक्ष के होठों पे मुस्कान आ गई थी। उस लगा रहा था कि उसकी बाबी डॉल उसके लिए परेशान हो रही है। मोक्ष ने अपने चेहरे पे मुस्कान को बरकरार रख हुए था। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, अभी नहीं। उसके बाद नित्य ने कुछ नहीं, क्योंकि उसने नहीं आ रहा था वो कैसे मोक्ष से इस बारे में बात करे। हाँ, माना कि दोनों की सागी होने वाली है, लेकिन वो दोनों अभी इतने भी क्लोज नहीं आए था। ऊपर से नित्य का मन भी नहीं था मोक्ष से इस बारे में बात करे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो स्नेहा उसके माँ के सामने उसको फिर से नीचे गिरने की कोशिश करेगी। नित्य को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि कोई उसके बारे में क्या बोलता है, लेकिन उसको इस बात से फर्क पड़ता था कि उसकी माँ उसके लिए कभी भी गलत न सोचे। नित्य अपनी सोच में घूम थी तो वही मोक्ष अभी भी नित्य के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से बस खामोशी थी। तभी उसके कान में नित्य को थोड़ी दबी हुई आवाज आई, मिस्टर मोक्ष। नित्य आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष ने बोला, तुम मुझे सिर्फ मोक्ष बुलाओ। मोक्ष की बात सुन नित्य फिर चुप हो गई। कुछ समय बाद नित्य ने मोक्ष से बोला, मोक्ष बाय, घर पहुंच के मुझे मैसेज करना बाय। मोक्ष भी उसको बाय बोल फोन रख देता है। वहीं नित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए फोन को रख दिया। वही उसको अपने लिए बात न करता देख स्नेहा गुस्से भर गई थी, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने आंखों में आंसू लिए बोली, दीदी आपने मेरे लिए बात क्यों नहीं की? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ चलूं? इसके बाद राधिका जी की तरफ देखते हुए बोली, देखो मॉम, नित्य ने आज प्रूफ कर दिया कि वो मुझे से प्यार नहीं करती है और उन्हें मैं पसंद नहीं हूं। उसकी बात सुन अब नित्य को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने शांत चेहरे के साथ बोली, मिस स्नेहा सिंघनिया, अगर मुझे पता है तो तुम मुझे से पहले से मोक्ष के जानती हो। मैं तो आज तक उनसे मिली भी नहीं थी और आज वो इंसान मेरे सामने मेरा मंगेतर बनके खड़ा हो गया है, और मुझे नहीं लगता है पहली ही मुलाकात में कोई किसी के ईंट करीब आ जाए जहां पे मैं उससे बातें करूं। उसकी बात सुन सबको सही लगता है। तभी आशीष की सबके कान में गए जो बोल रहा था, स्नेहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो आते ही सबसे पहले वो तुम्हें ही इस घर बाहर निकलती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। उसकी बात सबको सही लगता है, इसलिए अब कोई कुछ महज बोलता है। वही स्नेहा कंदील का रहा कि नित्य से पहले उसे इस आशीष का कुछ करना होगा, जो केज हमेशा ही उसके रास्ते में आता है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोग चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। वहीं आशीष, राधिका जी और ऋषभ जी सब लोग नित्य को डिनर पे डायन दे रहे थे कि उसे क्या पसंद और क्या नहीं। ऐसे ही सब लोग अपना अपना डिनर को फिनिश करते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नित्य जैसे ही अपने फ्लो पे आती आखिरी सीढ़ी के फ्लो पे कुछ चमकता हुआ चीज फैली हुई दिखाई देता है, जिसे देख वो अपने हाथ से चेक करती है, जिससे समझ आ जाता है ये तेल है। उसकी आंखें एकदम ठंडी हो जाती है। नित्य अपनी नजरें इधर उधर घूमती है। उसे थोड़ी दूर पे एक औरत दिखाई देती है, लेकिन नित्य उस वक्त उसे कुछ नहीं बोलती है और उस तेल को अवॉइड करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत भी पिलर के पीछे से बाहर आ जाती है। वो हैरान थी कि इतना तेल डालने के बाद भी ये लड़की नीचे क्यों नहीं गिरी। उस औरत ने नित्य को तेल को चेक करते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि नित्य नीचे क्यों नहीं गिरी। तभी स्नेहा, जो कि अभी अभी उस जगह आई थी, वो अपने चेहरे पे मासूमियत लाते हुए बोली, शीला आंटी आप यहाँ क्या कर रही है? रात बहुत हो गई है, आपको तो अब तक सो जाना चाहिए था ना। उसके बाद सुन शीला आंटी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस किसी की अकड़ को निकलना था, लेकिन वो हो नहीं पाया है। ये बोलते वक्त उनके चेहरे पे कठोरता थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने चेहरे पे जिसका लाते हुए बोली, बेटा आपको सो जाता चाहिए, नहीं तो आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। उनकी बात सुन स्नेहा ने अपने चेहरे पे परेशानी दिखाते हुए बोली, लेकिन आपको किसकी अकड़ निकलना था? फिर वो जल्दी से शीला आंटी के हाथ कॉम्प्लेट बोली, देखिए आंटी, आप मुझे बिना किसी परेशान के बता सकती है क्या कोई है इस घर में जो आपको परेश करता है या फिर आपके साथ मिसबिहेव करता है? स्नेहा ये जब ऐसे बोल रही थी जैसे उसे शीला आंटी से कितना कंसर्न हो, लेकिन हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ वही जानती थी। वही स्नेहा की बात सुन शीला बोली, नहीं स्नेहा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप बहुत मासूम हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपके मासूमियत का फायदा उठाए। इसलिए मैंने नित्य के सीढ़ी से नीचे गिरने के लिए सीढ़ियों पे तेल लगा दिया है, लेकिन वो पता नहीं कैसे वह से इसलिए चली गई, क्योंकि मैंने देखा था कैसे वो आपकी इंसल्ट कर रही थी। इनफैक्ट वो तो मैं
राठौड़ को लेकर शो ऑफ भी कर रही थी, इसलिए बस में उसको गिराना चाहती थी ताकि वो कल मिस्टर राठौड़ के साथ उनके घर ना जा सके। लेकिन वो बच गई, पता नहीं कैसे। तभी अचानक ही लिविंग रूम में रखा फोन बजने लगा, जिसे शीला न उठाया था। उसने जैसे ही फोन उठा, दूसरी तरफ से नित्य की बहुत ही कोल्ड वॉइस सुनाई दी। सीढ़ी पे जो तेल तुमने गिराया है उसको साफ करो, वरना कल की सुबह तुम इस घर से बाहर होगी। उसकी बात सुन शीला के माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। शीला वैसे ही फोन को वहां छोड़ वो जल्दी से सीढ़ी को साफ करने चली गई। फोन अभी भी चालू था। स्नेहा ने वो वाइन उठा लिया, लेकिन जैसे ही रखने हुई, दूसरी तरफ से उसको नित्य की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, जो कि स्नेहा से बोल रही थी, स्नेहा अपनी ये छोटी छोटी ट्रिक्स को बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो फोन रख देती है। वही स्नेहा के हाथों की मोती कस जाती है। स्नेहा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी मुश्किल से इस प्लान को रेडी किया था। उसने घर के सभी सर्वेंट को नित्य के खिलाफ कर दिया था, ताकि वो लोग नित्य को उस घर से निकलने में उसकी मदद कर सके। फ्लैशबैक। जिस दिन नित्य ने यश को मारा था और उसको धमकी दी थी, उस दिन स्नेहा अपने घर आके बहुत तोड़फोड़ कर रही। नसीब से उस दिन घर पे कोई था नहीं। वही उसके कमरे से आवाज को सुन शीला आंटी और बाकी के सभी नौकर जल्दी से स्नेहा के कमरे के पास आते हैं और अंदर का नजारा देख हकेब के हो जाते हैं। स्नेहा ने अपने पूरे करे को कबाड़ खाना बना दिया और फिर बेड के कोने में बैठ अपने पैरों के बीच अपना सर रखे रो रही थी, जिसे देख शीला जी जल्दी से स्नेहा के पास आते हुए बोली, क्या हुआ स्नेहा बेबी, आप मुझे बताए, और आपने अपनी ये कैसी हालत कर ली है। उसके सवाल को सुन स्नेहा ने रोते हुए बोली, दूर जाए आप लोग, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। ये बोल वो शीला आंटी को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन स्नेहा आंटी उसको नहीं छोड़ती है। स्नेहा फिर से बोली, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वैसे भी मैं इस घर की अडॉप्टेड बेटी हूँ, इसलिए आप लोग भी मेरे सामने अच्छे होने का नाटक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नित्य दी की तरह। वो हर वक्त मुझे तने देती रहती है कि मैंने उनकी जगह ली है, मुझे उस अनाथ आश्रम में रहना चाहिए था। आप लोगों को भी यही लगता है क्यों है न कि मुझे उस आश्रम में ही मर जाना चाहिए था। उसकी ऐसी बातें सुन सब शॉक्ड रह गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि नित्य स्नेहा के पीठ पीछे ऐसी कोई हरकत करते हैं। वो सब फिर से स्नेहा की तरफ देखते हैं, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें से काजल आंसू के साथ बह गया था, कपड़े आश्वस्त थे। उसकी ऐसी हालत देख सबको उस पे तरस आ रहा था। शील आंटी से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मन ही मन ठान लिया था कि वो स्नेहा को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है। आखिर वो कैसे इतनी प्यारी बच्ची को देख सकती थी। उन्होंने हमेशा से स्नेहा को एक अच्छे मैनर के साथ देखा था। उनकी नज़र में स्नेहा बहुत ही मासूम और प्यारी थी, इसलिए उन्हें नृत्य पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा। उन्होंने स्नेहा को चुप कराने के बाद बोली, स्नेहा बेबी आप फिक्र मत कर, एक बार सिर और मैडम को आ जाने दो, फिर मैं उनसे नित्य की शिकायत करूंगी। उनकी बात सुन स्नेहा ने जल्दी से शीला आंटी की बात सुन बोली, नहीं आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती है, नित्य अभी ही परिवार में आई है और मैं नहीं चाहती कि इस घर की खुशी में किसी की नजर लगे। इसकी बात सुन शीला आंटी कुछ नहीं बोली और स्नेहा को अच्छे से समझा के करे से बाहर निकला गई। उनके जाते ही स्नेहा के चेहरे पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने आंखों से बह रहे निकली आंसू को अपने अंगूठे और पहली उंगली में लेकर उसको झटक देती है। फ्लैशबैक एंड अगली सुबह नित्य अपने कमरे थी। वो किसी चीज को बना रही थी, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लैपटॉप पे क्रिस्ट कर रही थी। चैप्टर 24 जैसी करनी वैसी भरनी, मयंक की कोशिश, नित्य और मोक्ष की नजदीकियां। अगली सुबह नित्य अपने कमरे थी। वो किसी चीज को बना रही थी, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लैपटॉप पे क्रिस्ट कर रही थी। अब आगे नित्य ने इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी थी, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आता है। नित्य फोन पे शो हो रहे नाम को देखते हुए बोली, हाँ राज बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आए, बॉस आज आपको मीटिंग है, मिस्टर कॉर्पोरेशन में है। उसके बात को सुन नित्य बोली, एक काम करो मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, मैं अब नहीं आ सकती हूँ। उसकी बात सुन राज हैरान हो जाता है। ये पहली बार था जब उसकी बॉस ने किसी मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए बोली थी, वरन उनकी बॉस तो मनी लवर है। तभी राज जल्दी से बोला, बॉस क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या आपने खुद को डॉक्टर को दिखाया? क्या मैं डॉक्टर की टीम को लेकर आपके घर आऊं? उसके सवाल को सुन नित्य ने अपने माथे पे अपने 2 उंगली से मसलते हुए बोली, अगर अब तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारे और 2 महीने की सैलरी को ट्रस्ट में दे दूंगी। उसकी बात सुन राज ने जल्दी से फोन को कर देता है। तभी नित्य के कमरे ले नॉक हुआ। नित्य जल्दी से अपने डोर को खोलते हुए बोली, मिस नित्य आपको मैडम और सर ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहे हैं। उनकी बात सुन नित्य ने अपने सर हिला दिया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही स्नेहा पिले के पीछे से बाहर आती है और नित्य के कमरे की तरफ चली जाती है।
उसमें जैसे ही नित्य के कमरे को खोलने के लिए डोर को ओपन के लिए हैंडल को पकड़ खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे ले लॉक लगा हुआ था, जिसे देख वो चिढ़ जाती है। उसने सोचा था कि आज वो नित्य के कमरे की तलाशी लेगी, जिससे उससे कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उसके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो नित्य को मोक्ष से दूर करने के लिए। वहीं नीचे लिविंग हॉल में आते ही राधिका जी जल्दी से नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, क्या तुम रात भर सोई नहीं हो? उनको अपने लिए परेशान होते देख नित्य बोली, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, बस मैं रात को थोड़ा देर से सोई थी इसलिए। उसके बाद वो लोग डाइनिंग रूम जाते हैं। उससे पहले ही नित्य अपने हाथ में लिक्विड की बोतल को लेकर उसको डाइनिंग एरिया में गिरा देती है और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। शीला अपने हाथ में नाश्ता लिया किचन से बाहर आती है। अभी वो डाइनिंग हॉल में पहुंच पाती उससे पहले ही उसका पैर नित्य के नीचे गिराए हुए केमिकल में जाता है, जिसे वो पिछल के गिर जाती है। सब लोग अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं, लेकिन नित्य अपनी जगह पे बैठ हुई थी। इस वक्त नित्य के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जिसे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वही जैसे ही सभी सर्वेंट शील को पकड़ उसके रूम के पास ले गए, वैसे ही शीला जोर जोर से छिलने लगी। इस वक्त उसको अपने कमरे में बहुत अंधेरा नजर आ रहा था। शीला को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कमरे में जाके किसी काल कोठरी में है। तभी उसने अपनी नज़र को घूम अपने साथ आए सर्वेंट से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन अचानक ही उसको अपने सर्वेंट को देखते हुए उसके मुंह से एक चीखें निकल गई थी, क्योंकि उसे वो दोनों सर्वेंट किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे। उसने बिना सोचे समझे उन सभी सर्वेंट को खुद से दूर कर दिया था। उसके बाद वो अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे में आते ही उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूतिया जगह पे आ गई। हालांकि ये सब बस उसके वहम था, क्योंकि उसके आसपास की सभी चीज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नित्य के उस केमिकल के कांटेक्ट की वजह से उसको अपने आसपास की सभी चीजों का इलेक्शन हो रहा था। वही बाहर की तरफ सभी सर्वेंट शीला के रूम की तरफ देख रहे थे। उसके बाद वो लोग वह से चले जाता है। यहाँ रूम में शीला बेड पे लेटी सीलिंग की तरफ देख रही थी। अचानक ही उसको वहां पे एक औरत दिखाई देने लगी, जो कि ठीक उसके ऊपर सीलिंग पे खड़ी थी, जिसे देख शीला जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। दूसरी तरफ नित्य ब्रेकफास्ट के बाद अपने कमरे में आती है और एक नज़र घड़ी को देखती है, जिसमें इस वक्त 9 बज रहे थे। वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकलती है, तभी उसके किसी का फोन आता है। नित्य फोन पे शो हो रहे नाम को देखती, जिसपे नील नाम शो हो रहा था, जिसे देख नित्य जल्दी से फोन को अपने कान के पास लगती है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस आपने जैसा कहा था हमने वैसा इन्वेस्टिगेट किया था। हमने हॉस्पिटल जाके चेक किया, जिस हॉस्पिटल में से आपको चोरी किया गया था, हमें वह की एक क्लीनर से पता चला कि उस साल जितने भी लोगों को डिलीवरी हुई थी, उनमें से लगभग 8 बच्चों को चोरी किया गया था। उन 8 लोगों में एक आप भी है। नित्य जो उस आदमी के साथ साथ अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी, वो इस आदमी की बात सुन नित्य की भोगे सिकुड़ गई। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, एक काम, जो बच्चे को चोरी किया है उनके फैमिली के रिकॉर्ड को चेक करो, क्या उसमें कुछ सीपीएस है क्या? एक बात और, छोटी से छोटी चीजें पे ध्यान देना है। उसकी बात सुन सामने से जवाब आया, ओ बॉस हम अभी इस वक्त काम पे लग जाते हैं। नित्य ने बस हम में जवाब देती है। उसके बाद वो अपने लैपटॉप को वही कॉफी टेबल पे छोड़ बालकनी में चली जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा, उसके एक्सप्रेसिवलेस चेहरा पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद उसने अपने फोन कुछ मैसेज किसी को भेज देती है। कुछ ही देर में एक सर्वेंट नित्य के कमरे डोर पे नॉक करते हुए बोली, मिस नित्य, बॉस और मैडम ने आपको नीचे हॉल में बुलाते हैं, मोक्ष सर भी आपका इंतजार कर रहे। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है उन्हें बोलिए मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो लैपटॉप को बंद कर रेडी होने लगती है। नित्य ने आज फ्लोरल ड्रेस के साथ अपने बाल को खुले रखे हुए थे, आंखों में काजल जिससे इसकी नीली आंखें और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने होठों पे न्यूड लिपस्टिक लगाए। उसके बाद उसने एक नज़र खुद को देख, उसके बाद सोफे पे पड़े कुछ बैग को लेकर वो अपने कमरे से बाहर चली गई। वो जैसे ही नीचे मोक्ष और राधिका जी और ऋषभ जी की नज़र तो बस नित्य पे रुक गई थी। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतर रही हो। वही जब स्नेहा ने ये नज़र देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ देख जा सकता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? स्नेहा ने बचपन से ही सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया था। उसने अपनी स्किच में किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं रखी थी, लेकिन फिर उसकी स्किन नित्य के जैसी नहीं थी, जिसे उसको और जलन होने लगी थी। वो आज यहाँ बहुत ही अच्छे से सज के खड़ी थी। आज स्नेहा ने एक पिंक डागरी पहने हुए थी, उसके अपने चेहरे पे हल्का मेकअप किया था। दिखने में स्नेहा भी किसी से कम नहीं भी, लेकिन नित्य ने उसको पीछे छोड़ दिया था। राधिका जी जल्दी से नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। उसके बाद उन्होंने अपने आंखों के कोने से काजल निकाल नित्य के कान के पीछे लगा दिया।
तभी मोक्ष भी आगे आते हुए बोला, नित्य अब हमें चलना चाहिए। मोक्ष ने बहुत मुश्किल से अपने इमोशन पे काबू रखते हुए बोल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो नित्य को कहीं छुपा ले। आखिर उसकी बाबी डॉल लग ही रही थी इतनी सुंदर। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो लोग वह से निकल जाते हैं। उनको जाते देख स्नेहा की आंखें काली हो जाती। उसकी आंखों में नित्य के जान लेने का इरादा साफ देख जा सकता था। शायद अगर अभी यह पे कोई नहीं होता वो कर भी सकती थी। दूसरी तरफ कार में नित्य और मोक्ष बैकसीट पे बैठ था। वही कार को मयंक ड्राइव कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी बॉस और लेडी बॉस को देख कि कैसे वो बॉस से थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, उसने सोचा कि उसके बॉस है ही खड़ूस, पता भी कैसे रोमांटिक होंगे। उसके बाद उसने रोड की तरफ देख जहां पे रास्ते कुछ खराब था, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड दी और उस खराब रास्ते से लेकर गया, जिसे नित्य का सर मोक्ष के सोल पे चला जाता है। वही मोक्ष का हाथ नित्य के सोल पे चला जाता है और दूसरा हाथ उसके बहे पे चला जाता है, जिसे देख ऐसा लग रहा जैसे मोक्ष और नित्य एक दूसरे के बहुत क्लास हो। इस वक्त नित्य मोक्ष दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई थी, जिसे वो दोनों साफ सुन सकते थे। नित्य अपना सर मोक्ष के कंधे से उठा के उसकी आंखों में देखने लगती है। वो दोनों अभी एक दूसरे के आंखों में देख ही रहे थे कि अचानक से पीछे से एक बाइक का हॉर्न सुनाई देता है, जिसे दोनों को होश आता है। मोक्ष को खुशी हो रही, वही नित्य का चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के इतना करीब आई थी और वो उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करने की जगह साफे फील कर रही थी। जब मयंक ने देखा कि ये दोनों फिर से अलग हो गए तो उसने फिर से वही किया। एक बार फिर से दोनों इसी पोजीशन में थे, जिसे देख मयंक ने जल्दी से बोला, सॉरी बॉस, वो रास्ता सही नहीं है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा। उसकी बात सुन मोक्ष ने एक नज़र मयंक को देखता है, जिसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान थी। वही उसकी मुस्कान देख मोक्ष के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। आखिर उसके असिस्टेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि उसके पास भी है, बस वो काम की चला नहीं पता है। अगर मयंक को अपने बॉस के शुभ विचार के बारे में सुन पता तो शायद इस बार वो कार को ऐसे मोड़ता कि उसके बॉस का सर कार की विंडो से लग जाता। मोक्ष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, एक करो तुम ऐसे ही बैठी रही, पता नहीं कब तक ये वाला रास्ता होगा। उसकी बात सुन नित्य उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन मोक्ष एक बार फिर से उसके सर को अपने कंधे पे रख देता है। इस बार उसने उसके सर को अपने कंधे पे दबाए रखता। वही उसकी इस हरकत को देख नित्य को खुशी भी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अच्छा लग रहा था मोक्ष के कंधे पे सर रखना। दिल चैप्टर 25 नित्य राठौड़ पैलेस में मयंक और नैना की फर्स्ट किस नोक-झोंक। आगे 1 घंटे बाद दोनों राठौड़ पैलेस पहुंच गए थे। मोक्ष ने एक नज़र बाहर की तरफ देखता है, फिर वो नित्य की तरफ देखता है जो कि उसके कंधे पे सर रखे सोई हुई थी। इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिख रही थी। मयंक रियर व्यू से नज़र से अपने बॉस को देखा, जो कि इस वक्त इस कंफ्यूज में थे कि उन्हें यहाँ पे नित्य के उठने का वेट करना चाहिए या फिर नित्य को जगा दे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तभी मोक्ष की भी नज़र रियर व्यू मिरर से उसको देख रहे हैं मयंक पे चली जाती है, जो कि इशारे से पूछ रहा हो, बॉस क्या हुए, मैडम को जगा देना चाहिए। मयंक के इशारे को समझते हुए मोक्ष ने अपने कंधे ले सर रखे सो रही नित्य को की तरफ देखता है, फिर वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, बाबी डॉल उठो, हम पहुंच गए हैं। उसके आवाज के सुन नित्य धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देता है। उसके सामने इस वक्त मोक्ष का चेहरा था। नित्य की नज़र सीधा उसके हेजल आंखों से मिल जाती है। वो कुछ समय तक तो उसको देखते हैं, फिर जल्दी ही से सीधा बैठ गई और कर के बाहर एक नज़र घुमा के देखती है। राठौड़ पैलेस पूरे व्हाइट मार्बल से बना हुआ था। प्लेस के सामने एक बहुत ही सुंदर मरमेड डिजाइन में फाउंटेन बना हुआ था। वह उसके दोनों साइड गार्डन था, जिसमें बहुत से तरह तरह के फ्लावर थे और पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें अभी ही अच्छे से शेप दिया गया था। वो पे बहुत सारे रेयर और महंगे फ्लावर्स थे, जिनके आसपास बहुत सी खूबसूरत बटरफ्लाई उड़ रही थी, जो वह के माहौल को और भी लाइवली बना रहा था। नित्य तो एक पल के उसमें खो ही चुकी थी। शायद ही उसने इतने अच्छे गार्डन को कभी देखा होगा। नित्य अभी वह की खूबसूरती में खोई हुई थी कि तभी उस अपने आगे एक हाथ देखा। फिर उसने अपने सर को उठा के देख तो सामने कार के दूर को पकड़ अपने एक हाथ आगे किए हुए था। नित्य ने एक नज़र मोक्ष को देख फिर उसने उसके हाथ में अपने हाथ रख दिया। इस वक्त धूप में मोक्ष का चेहरा हीरे की तरह चमक रहा था, जो कि उसको और भी आकर्षक बना रहा था। वहीं नित्य के हाथों की गर्मी को महसूस कर मोक्ष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे उसका दिल उसके सीने से अभी बाहर आके के नित्य के सामने डांस करने लगेगा। फिर उसने नित्य के उस हाथ को देख जो कि उसके हाथ में था। उसने अपने मन में ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा नित्य के साथ खड़ा रहेगा, चाहत कुछ भी क्यों न हो जाए।
वही खड़े गार्ड्स हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे कि कैसे खुद के लिए भी जल्दी कार का गेट ओपन न करने वाला इंसान आज वो एक लड़की के लिए अपने बिहेवियर के उलट गेट खोल रहे थे। शायद यही हमारी लेडी बॉस की पावर है, जो कि शैतान को भी अपने वश में कर सकती है। वो सभी लोग अपनी आंखें में अप्रूव्ड लिए अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र मोक्ष को कहाँ पसंद आने वाली थी। इसलिए जब उसने देखा कि कैसे सभी गार्ड्स आंखों में चमक लिए नित्य को ही देख रहे थे, तो एक सभी गार्ड्स को घूर के देख रहा था, जैसे कह रहे हो क्या तुम्हें अपनी आंखों से प्यार नहीं है? अगर नहीं तो लाओ दो, मैं इन्हें हॉस्पिटल में डोनेट कर देता हूँ। वही उसकी नज़र का मतलब समझते हुए वो सभी लोग अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। वही ड्राइविंग सीट पे बैठ मयंक ने जब मोक्ष की इस हरकत को देख तो वो अपने आप में बड़बड़ाया, जलनखोर इंसान। उसके आवाज को भले ही मोक्ष ने नहीं सुना था, लेकिन नित्य ने उसकी बात को अच्छी तरह से सुन लिया था, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट के बगल में खड़ी थी। मयंक की बात सुन उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। वो लोग जैसे ही लॉबी क्रॉस कर हॉल में आते हैं कि सामने से एक तेज हवा के झोंके जैसा आता है और निया के गले लगने को होता है, लेकिन वो अभी उसके गले लग पाती मोक्ष ने उसे अपने तरफ खींच लेता है और वो झोंका जाके सीधा नित्य के पीछे आ रहे मयंक से टकरा जाती है, जिसे वह पहले तो दो लोगों की चीखा गूंज उठी और जब सब ने उस तरफ देख तो हैरान हो जाते हैं और अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके सामने के नज़ारे को देखते हैं। सामने नैना मयंक के ऊपर गिरी हुई थी और उन दोनों के होठ एक दूसरे से टच हो गए। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी करके एक दूसरे एक आंखों में देख रहे थे। फिर सोनो जल्दी से एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। नैना गुस्से से मयंक को घूर रही थी, वहां मयंक को तो बेचारे सदमे चला गया था। नैना अपने होठ को रगड़ते हुए जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, मयंक मैं तुम्हारे खून कर दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस को चुराने की? इतना बोल वो जोर जोर से उसके बालों को खींचने लगती है। वही बेचारा मयंक जो अब तक जमीन पे सदमे से बैठ हुआ सोच रहा था कि वो अपनी अब तक न हुई वाली बीवी को किस मुंह से बताएगा कि उसकी फर्स्ट किस को उसके बॉस की बहन ने चुरा लिया है। लेकिन अचानक ही अपने सर में हो रहे दर्द को महसूस करते ही वो अपने सदमे से बाहर आता है। वो जल्दी से अपने बाल को छुड़वाने को कोशिश करते हुए बोला, देख डायन मेरे बाल को छोड़ दे, एक तो तुम मेरे ऊपर गिर के मेरे कमर की हालत खराब कर दी, उसे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली और अब मेरे बाल के पीछे पड़ी है। देख मैं कह रहा हूँ मेरे बाल छोड़ दे, वरना मैं कभी भी तुझे गार्ड्स के साथ बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अकेले तो तुझे बॉस कहीं भेजते नहीं है और गार्ड्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास ही है। उसकी धमकी सुन नैना जल्दी से उसके बाल को दूर झटक देती है, जिससे मोक्ष खुद को संभाल नहीं पाता और फिर से गिर जाता है। वही सभी घर वाले बस उनकी नौटंकी को ही देख रहे थे, आखिर उनका अच्छा खास मनोरंजन जो हो रहा था। सभी को पता था नैना और मयंक एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने दिल की बात को एक दूसरे से शेयर करने से डरते हैं। तभी नैना जो अब तक मयंक से लड़ रही थी वो अब फिर से अपना फोकस नित्य की तरफ लाते हुए बोली, भाभी अच्छा हुआ आप आ गई हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है सब लोग कब से मोक्ष भी को कोस रहे थे। अगर भाई अभी 5 मिनट भी लेट होते तो शायद दादी माँ उन्हें घर में घुसने ही नहीं देती। उसकी बात सुन नित्य मुस्कुरा देती है। वही मोक्ष अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो इस घर का ही बेटा है, न उसकी दादी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसकी नज़र नित्य के हाथ पे जाती है जिसे नैना ने पकड़ रखा था। ये देख वो जल्दी से बोला, नैना नित्य की छोटी बच्ची नहीं है, उसके हाथ को छोड़ दो। उसके बात में जलन साफ महसूस हो रही थी। मयंक अपने मन में बोला, मेरा साल सच में बहुत बड़ा वाला जलनखोर इंसान है, मतलब अब हद है, इसको अपनी बहन से ही जलन हो रही है। वो जलकुलट का कहीं का। अब तक सभी लोग वापस हॉल में आ चुके थे। मोक्ष ने मयंक के हाथों से नित्य का लाया हुआ गिफ्ट वही टेबल पे रख दिया था। उसके बाद वो जैसे ही नित्य के पास बैठने को गया, वैसे ही नैना ने अपना डेरा नित्य के बगल में जमा के बैठ गई। वही मोक्ष को इस वक्त नित्य पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर वो नित्य के दूसरे साइड बैठने गया ही था। उसकी वहां पे उसकी दादी ने अपना डेरा जमा लिया है। चैप्टर 26 मोक्ष की जलन, नित्य का सबके लिए गिफ्ट, हैरान और खुशी। अब आगे मोक्ष बेचारा गुस्से का घुट पी के रह गया। अगर उसका बस चलता तो शायद वो नित्य को अपने पास सुपर गली से चिपका लेता है, फिर देखता कैसे लोग उसकी बाबी के आसपास भी भटकते हों। दुनिया के सामने कोल्ड हॉट बने वाला मोक्ष इस वक्त किसी ऐसे बच्चे का तरह लग रहा जैसे किसी ने उसके फेवरेट चॉकलेट को चुरा लिया है। मोक्ष ने एक नज़र अपनी बहन को देख है, फिर एक नज़र अपनी दादी की तरफ देखता है। उसके बाद वो दादाजी और रुद्र के बगल में बैठ गए। तभी उसको आने कान के पास रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, भाई अब तक शादी हुई नहीं तो आपका ये हाल है। सोचिए अगर शादी हो गई तो क्या पता आपकी बहन और दादी आपको तो भाभी के आसपास भी भटकते नहीं देंगे। ये बोल वो हंस देता है।
वही मोक्ष उसको घुट के देखता है, जैसे कह रहा हो अपनी काली जुबान अपने पास ही रखो, अगर इसका असर मेरे ऊपर हुआ तो तुम्हारी जुलाब काटकर शेरा को खिला दूंगा। वही अपने भाई की धमकी भरे नजर को खुद पे महसूस करके रुद्र पेज पीठ को सीधा करके बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ सोफे पे दादी जी नित्य का हाथ पकड़ उससे बात कर रही, वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य बेटा कैसी हो तुम? क्या तुम्हें आने में कोई परेशान हुई? क्या मेरे पोते ने तुम्हें परेशान किया है? अगर किया है तो अभी बता दो, मैं मोक्ष को एक अच्छा सब दिखाऊंगी। उनकी बात सुन नित्य के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। नित्य ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं दादी, मोक्ष ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि वो हमारा बहुत ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे। नित्य की बात सुन दादी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तब जिन्हें अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नजर महसूस हुई, उन्होंने अपने अपने सर को घूम के उस तरफ देख जहां पे मोक्ष उन्हें घूर रहा था, जिसे देख दादी बोली, क्या क्या तुम मुझे ऐसे अपनी कांजी आंखें से घूर नहीं सकते हो? मैंने क्या गलत पूछ लिया जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो? वैसे भी तुम अपनी इन कांजी आंखों से सिर्फ अपने एम्प्लाई को घूर सकते ही, तुम्हारी इन कांजी आंखों से डर नहीं लगता है? वही मोक्ष अपनी दादी को घूरते हुए बोला, दादी अपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं क्यों भला इन्हें परेशान करने लगा? उसकी बात सुन दादी बोली, हाँ तो तुम्हारी हरकत ही वही, तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अपनी दादी की बात सुन मोक्ष स्पीचलेस हो गया। तभी नैना भी नित्य के दूसरे हाथ को पकड़ के बोली, भाभी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी हमारे बीच बैठी हुई है। अगर सच कहूं तो अगर मैं लड़की नहीं होती तो आज ही आपको भाई से चुरा शादी कर लेती है। उसकी बात सुन सब लोग मुस्कुरा देता है। वही मोक्ष अपने मन में बोला, मतलब हद है, ये लोग मेरी बाबी डॉल को मुझसे दूर करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये सब सोचते हुए वो अपनी सोच में घूम था कि तभी सभी के कान में एक रौबदार आवाज सुनाई दी, जो कि दादाजी की थी। बोल रहे थे, चलिए चल के लंच कर लेते हैं, काफी लेट हो गया है। उनकी बात सबको सही लगती है, इसलिए वो सब भी उनके पीछे पीछे डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। डाइनिंग रूम में आते ही सब लोग अपनी अपनी जगह ले बैठ जाते हैं। नित्य के एक साइड नैना बैठ जाती है। वही रुद्र भी अपने भाई को जलने के लिए बोला, मैं भी भाभी के बगल में बैठूंगा। उसने ये बात मोक्ष को सुनने के लिए बोला था और जल्दी से नित्य के बगल वाले चेयर पे बैठने चला गया, लेकिन वो अभी चेयर को छू भी पता उससे पहले ही उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको फ्रिज कर दिया हो। अब लगे भी क्यों न मोक्ष कब से अपने अंदर के गुस्से को दबाए बता हुआ, अगर रुद्र ने चेयर को छुआ भी तो शायद उसका ये जल्लाद भाई उसकी यहीं पे कब्र खोद देगा। ये सोचकर वो जल्दी मोक्ष के सामने वाले चेयर के चला जाता है। वही अब मोक्ष नित्य के बगल में बैठ जाता है, जिसे सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया था कि मोक्ष नित्य को पसंद करता है। सबके बैठने के बाद सवेंस एक एक करके सभी के लिए लंच को बाहर डाइनिंग टेबल पे लगाने लगे। नैना ने और दादी ने जैसे नित्य के प्लेट में खाने को डालने वाले थे, उससे पहले ही मोक्ष ने नित्य के प्लेट में खाना लगा दिया था, जिसे देख सबको झटका लगा था, क्योंकि मोक्ष कभी भी किसी की केयर नहीं करता था सिवाय अपने फैमिली मेंबर के। वही मोक्ष आज नित्य के प्लेट में सर्व कर रहा था, जो कि उनके लिए बहुत ही शौकन था। उन्होंने ने कभी नहीं सोचा था मोक्ष ऐसा भी कुछ कर सकता है। कहीं न कहीं सब लोग खुश भी थे। तभी नैना बोली, भाभी आपको क्या क्या खान पसंद है, आप हमें बता दीजिए, अगली बार से हम आपके लिए स्पेशल वही सब बनावे देगा। उसकी बात में दादी ने भी हामी भर दिया था। अब जब उन्हें ये कंफर्म हो गया था कि मोक्ष को नित्य पसंद आ गई, तो उनका ये फर्ज था कि वो अपनी पोता बहू का ख्याल रखे। उनकी बात सुन नित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी कोई भी स्पेसिफिक पसंद नहीं है। उसके जवाब को सुन लोग के चेहरे पे खुशी आ गई थी। ऐसे ही सब लोग ने हंसते मुस्कुराते हुए अपने लंच को फिनिश किया। इसमें मोक्ष ने अच्छे से नोटिस किया था कि नित्य सबसे ज्यादा कौन से डिश को ज्यादा लिया था, जिसे वो उसकी पसंद को नोटिस कर सके। थोड़े टाइम बाद वो लोग फिर से हॉल में आ चुके थे। इस वक्त वह का बहुत ही ज्यादा खुशनुमा था। आज दादाजी के चेहरे पे भी मुस्कान थी। उन्होंने हमेशा ही अपने घर में ऐसी खुशी के बारे में सोचा करते थे जहां पे सभी घर वालों के चेहरे पे मुस्कान, कोई भी जबरदस्ती साथ उनके पास ना बैठे। तभी नित्य ने खड़े होते हुए अपने साथ लाए हुए गिफ्ट को उठा, सबसे पहले दादाजी को देती है, उसके बाद दादी जी को देती है, उसके बाद नैना को, फिर रुद्र को और सबसे आखिरी में मोक्ष को देती है। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। ये देख अब सब सदमे में चले जाते हैं। नैना धीरे से रुद्र के कान में बोली, भाई क्या मेरी आंखें खराब हो गई या फिर मैं सपना देख रही? हमारे खड़ूस और नकचुरे भाई के चेहरे पे मुस्कान है। उसकी बात सुन रुद्र भी बोला, शायद ये कोई सपना ही है। फिर वो जल्दी अपने बगल में मजे से बैठ पेस्ट्री खा रहे मयंक के कमर में चुटकी काट लेता है, जिसे मोक्ष उछाल जाता है, धमक की आवाज के साथ नीचे फर्श पे गिर जाता और जोर से बोलता, आज क्या तुम दोनों भाई बहन ने कसम खा रखी है क्या मुझे मासूम की कमर को तोड़ने का? उसकी बात से अब सब लोग अपने सदमे से बाहर आते हैं।
अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो लोग सपना नहीं देख रहे हैं। मोक्ष भी फिर से अपने को एक्सप्रेशन लेस कर लेता है। नित्य ने एक आखिर गिफ्ट को मयंक को दे दिया जिसे देख उसी बहुत खुशी हुई थी। नैना ने एक्साइटेड होते हुए बोली, भाभी क्या मैं इस गिफ्ट को देख सकती हूँ? उसकी बात सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। उसने जल्दी से अपने गिफ्ट को ओपन किया तो नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नैना ने जल्दी से गिफ्ट बॉक्स में रखे हुए सामान को बाहर निकाली और जल्दी से एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह भाभी ये तो निया के कल ही लॉन्च हुए कलेक्शन है न, आपने इससे इतनी जल्दी खरीद भी लिए। फिर से उसे मैचिंग ज्वेलरी को देख जो कि निया ब्रांड का ही था, उसके साथ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट थे जो कि बहुत ही महंगे ब्रांड के थे। उन सभी को देखते हुए नैना के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान थी। नैना ने के लिए ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा प्रेशियस थी क्योंकि इन सभी चीज को लेने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कनेक्शन भी जरूरी थे। ये देख दादी जी ने भी जल्दी से अपने गिफ्ट को खोला। उनकी आंखें चमक उठी थी। उसमें कुछ म्यूजिक शीट रखी हुई थी, उसके साथ ही एक वायलिन था जिसे देख दादी जी खुश हो गई क्योंकि वो अपने समय में एक बहुत भी वायलिनिस्ट रह चुकी थी। उन्हें वायलिन बजना बहुत पसंद था। आज भी वो वायलिन की दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने जब ये म्यूजिक शीट देखा तो उनकी आंखों में चमक के साथ साथ खुशी भी आ गई थी। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये म्यूजिक शीट तो नियम के है ना? उसकी बात नहीं, नित्य ने अपना सर हिला दिया। दादी जी ये सुन खुश हो गई। तभी रुद्र बोला, भाभी लेकिन मैंने सुना है नियम वायलिन पीस मिलना इतना आसान नहीं है, तो फिर आपको कैसे मिला? उनकी बात सुन नित्य बोली, क्योंकि नियम मेरे दोस्त है तो उन्होंने ही मुझे दिया है। ये बात जितनी आसानी से नित्य ने बोला था उतना बड़ा बॉम्ब उन सबके ऊपर गिरा था, क्योंकि आज तक किसी ने भी नियम को देखा नहीं था। किसी को नहीं पता था कि नियम को मेल्स है या फीमेल, वो दिखता कैसा कुछ भी नहीं कर पाता। वही नित्य बोल रही कि वो उसका दोस्त है। अब दादाजी ने अपने गिफ्ट को खोला तो उसमें एक पेंटिंग के साथ साथ एक तेल और मेडिसिन की शीशी थी। उस मेडिसिन और पेंटिंग को देख दादाजी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उनके आंखों में एक खुशी थी क्योंकि वो एक फैमिली पोर्ट्रेट थी। उसमें उनके पूरे परिवार की पोर्ट्रेट बना हुआ था जो कि उस पोर्ट्रेट को बहुत ही लाइवनेस से भर रहा था। दादाजी को जो पोर्ट्रेट नित्य ने गिफ्ट किया था उसके नीचे एनके का साइन किया हुआ था, जिसे देख दादाजी बोले, बेटा तुमने ये पोर्ट्रेट स्पेशली एनके से बनवाए है क्या? हालांकि उस पेंटिंग कांड दादाजी समझ गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये सवाल किया था शायद अपने जवाब को कंफर्म करने के लिए। उनके सवाल को सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। फिर वो इस मेडिसिन को देखते हैं जिस पे नी फार्मेसी का लेबल किया हुआ था, उससे देखते हुए बोले, नित्य बेटा और ये मेडिसिन तुम्हें कैसे मिला? नित्य अभी कुछ जवाब देती उससे पहले ही मोक्ष बोला, दादाजी नित्य है डॉक्टरनी है और उसने इस मेडिसिन को खुद बनाया है। वही मोक्ष के मुंह से नित्य के लिए डॉक्टर नी के आइडेंटिटी सुने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे। चैप्टर 27 खुशियों के पल। आगे तभी दादाजी ने मोक्ष से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता मोक्ष? उनके सवाल को सुन मोक्ष ने अपनी आंखों में चमक लिए बोला, दादाजी अक्षय की सर्जरी को नित्य ने ही किया है, उस वक्त में नित्य से मिला था। उसकी बात सुन अब सब लोग आपकी आंखों में एडमिरेशन लिए देखने लगे। वही सबको अपनी तरफ ऐसे देखता देख नित्य को थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा था। उसको इन सब चीज की आदत नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ा अवॉर्ड हो रहा था। वही उसकी हालत को समझते हुए नैना ने अब रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, भाई आप भी अब अपना गिफ्ट खोलिए। उसकी बात उन रुद्र ने अपना सर हिला दिया। इसमें जैसे ही गिफ्ट खोला तो उसमें में कुछ पियानो के शीट्स थे, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बढ़ हो गई थी क्योंकि वह म्यूजिक शीट उसे कब से चाहिए थी अपने नए सन को कंपोज करने के लिए। लेकिन उसने अभी तक ना जाने कितने ही पियानोइस्ट से कांटेक्ट किया था, लेकिन उसको वो कंपोजिशन नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। लेकिन नितिन ने उसको गिफ्ट किया था। उसने जल्दी से अपने एक सर्वेंट से पियानो को नीचे हॉल में मंगवाया और सबके सामने बजने लगा। इस आवाज को सुनते ही सब लोग की आंखें खुशी से झूम उठी थी। रुद्र भी खुश था, इस म्यूजिक को प्ले करके उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मोक्ष ने नोटिस किया था नित्य ने सबको उनके पसंद का या फिर काम का ही चीज गिफ्ट की थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था उसको आखिर नित्य को उसके घर वालों की पसंद के बारे में कैसे पता चला। शायद उसके सवाल को दादी जी समझ लिया था। उन्होंने नित्य की तरफ देखते हुए सवाल किया, बेटा तुमने हमें जो गिफ्ट किया है उसके लिए हम सबकी तरफ से थैंक यू, लेकिन मेरा सवाल है कि तुम्हें हमारे पसंद और हमारे शौक के बारे में कैसे पता चला? उसके सवाल को सुन नित्य ने अपने मन में कहा, डैम इट, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पिछले जन्म में नैना ने सब के बारे में उसको बताया था। लेकिन जल्द ही अपने सर को झटक दादी जी को जवाब देते हुए बोली, दादी मामे ने माँ से पूछा था, मुझे ऐसे आने में अवॉर्ड लग रहा था, पहले बार आपके घर के आने के लिए मैंने ये सब प्रिपेयर किया है। उसके बाद सुन दादी ने नित्य के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बेटा इसमें अवॉर्ड वाली कौन सी बात है, हमने तुम्हें और नैना को एक जैसा माना है।
इसलिए आज से आप भी हमारी पोती जैसी हैं। अगर फ्यूचर में कभी भी मोक्ष आपको परेशान करे या फिर आप पे गुस्सा करे, आप हमें बताएं, हम मोक्ष को अच्छा सबक सिखाएंगे। ये बोल वो प्यार नित्य के फहद पे किस कर लेती है। नैना अब मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप भी अपना गिफ्ट खोल के दिखाओ, भाभी ने आपको क्या दिया है। उसके बाद पे सब लोग मोक्ष की टफ देखने लगे थे। सबको अपनी तरफ देखता मोक्ष ने घूर के सबको देखता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे बाद में खोलूंगा। वही उसकी आवाज सुन अब सब लोग चुप हो जाते हैं। वही मयंक ने अपने गिफ्ट को खोला तो वो खुश हो गया था, क्योंकि उसमें नित्य ने एक स्पोर्ट्स कार की चाबी थी, जिसे देख मयंक बहुत खुश हो गया था। आखिर उसका सबसे बड़ा सपना ये स्पोर्ट्स कार ही तो था। नित्य के पिछले जन्म में नैना ने उसे मयंक की भी पसंद और नापसंद के बारे में बताया था। तब उसे पता चला कि मयंक को कार रेसिंग का बहुत शौक है, इसलिए वो एक स्पोर्ट्स कार लेना चाहता था। वही इस जन्म में नित्य को मयंक के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ दे ही नहीं सकती थी। थोड़े टाइम तक सब लोग इसी तरह से बात करते हुए हंस और मुस्कुरा रहे थे। उसके मोक्ष नित्य को लेकर निकल गया। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। नित्य ने समय देख उसके बाद सबकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा दादाजी दादी माँ, अब मुझे भी चलना चाहिए। उसके बाद पे कोई खुश तो नहीं, लेकिन फिर भी सबने अपने सर को हाँ में हिला दिया और नित्य को घर से बाहर तक छोड़ने आ गए। मोक्ष ने इस बार खुद ही नित्य के लिए पैसेंजर सोच का डोर ओपन किया, जिसे देख नित्य के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई था। मोक्ष ने फिर जल्दी से गेट के बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। उसने एक नज़र नित्य को देख, जिसने अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। ये देख मोक्ष नित्य की तरफ झुकता है, उसे खुद की तरफ इस तरह से झुकता देख नित्य जल्दी से बोली, मोक्ष ये तुम। लेकिन वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष ने सीट बेल्ट नित्य को लगा दिया। नित्य ने ये देख जल्दी से आईने चेहरे को खिड़की के बाहर कर लिया, क्योंकि मोक्ष के करीब आने से उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहा थे, जिससे उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। नित्य का दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज भाग रहा था। वही मोक्ष ने भी जैसे उसके मन की बात को समझ लिया हो, उसके चेहरे ले बहुत ही आकर्षक मुस्कान गई। उसने अपने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को हैंडल कर रहा था, वही दूसरे हाथ से उसने नित्य के हाथ को इंटरलॉक कर लिया था। वही जब नित्य ने मोक्ष के हाथ में अपने हाथ को महसूस किया, जो उसने ओम सर को मोक्ष की तरफ थी। चैप्टर 28 नित्य मोक्ष अनाथ आश्रम में। नित्य की बेटी पलक। ये आगे नित्य ने मोक्ष के हाथ में अपने देखे, लेकिन उसको कुछ भी गलत नहीं लगा था, इसलिए उसने भी अपने हाथ हटाने की कोशिश नहीं कर रही थी, जो कि मोक्ष को बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब से वो लोग राठौड़ पैलेस गए थे, सब लोगों ने नित्य के आसपास ही घूम रहे थे, जिससे मोक्ष को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वो अपनी बाबी डॉल के साथ एक अच्छा टाइम बिता सकता है। कार में बस खामोशी थी, लेकिन फिर भी दोनों के दिल में एक सुकून था। जहां इस खामोशी में मोक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, वही नित्य भले ही अपने इमोशन और फीलिंग से अनजान मोक्ष के साथ अच्छा लग रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में जब स्नेह ने राहुल से नित्य को मिलवाया था, तब राहुल हमेशा ही ज्यादा टाइम नित्य के आसपास होता था, जो उससे बहुत प्यार करता, उसकी केयर करता था। स्नेहा की वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिस कारण नित्य के दिल में राहुल की फीलिंग आने लगी थी। लेकिन जब भी राहुल नित्य के हाथ को पकड़ता या फिर उसके करीब आने की कोशिश करता, उस वक्त नित्य को कभी भी उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता था, जिस कारण वो रिलेशनशिप में होके भी राहुल से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती थी। उसने कभी भी राहुल को खुद के हाथ को पकड़ने की परमिशन तक नहीं दी थी। वही मोक्ष था। नित्य को अच्छे से याद था कैसे वो दोपहर में मोक्ष के कंधे पे सोई थी, कैसे मोक्ष ने उसके बालों को सहलाया, उसके लिए सीट बेल्ट लगाया उस वक्त की करीब, और अभी उसका हाथ पकड़ है। ये सब चीज नित्य एंजॉय कर रही थी, उसको ये सब चीज अच्छी लग रही थी। उसको मोक्ष के साथ एक सेंस को सिक्योरिटी का एहसास हो रहा था। शायद यही डेस्टिनी है। अगर मैं अपने पिछले जन्म में स्नेहा पे भरोसा नहीं करती और उसकी बहन जैसी केयर नहीं करती, तो शायद वो मेरा अंत नहीं होता। शायद मैं अपने पिछले जन्म में ही मोक्ष से मिल चुकी होती है। ये सब नित्य अपने मन में सोच रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉलर पे शो हो रहे नाम को देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने जल्द से अपने फोन को हाथ में लिया। दूसरी तरफ से एक औरत की घबराई हुई आवाज आई, नित्य बेटा आप जल्द से जल्द आश्रम आ जाए, पलक को कल रात से बुखार है, हमने उसकी वक्त डॉक्टर को बुला लिया था, डॉक्टर ने कुछ दवा लिख के दिया है, लेकिन पलक दवा खाने से मन कर रही है, उसने जिद पकड़ ली जब आप उससे मिलने के आ जाती तो। वही उनकी बात सुन नित्य के चेहरे पे परेशान आ गई। वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मोक्ष क्या तुम कार को आशा ट्रस्ट की तरफ ले जाता सकते हो? अगर कहीं और जान है तो कार को यही रोक दो। मैं नहीं, मैं तुम्हें वहां ले सकता हूं। नित्य की बात खत्म होने ने पहले मोक्ष ने जवाब दिया। उसके बाद वो नित्य को तरफ देखता है और फिर से अपनी ड्राइविंग पे फोकस करने लगता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। लगभग 1 घंटे बाद मोक्ष और नित्य की कार आशा ट्रस्ट आश्रम के बाहर रुकती है। ये आश्रम नित्य के दादाजी ने अपनी पत्नी आशा के नाम पे खोला था।
इस आश्रम को खोलने के सबसे बड़ा रीजन ये था कि आशा बेदी नित्य की दादी माँ एक अनाथ थी। उनकी कभी ज्यादा अच्छी जिंदगी नहीं बीती थी, इसलिए वो इस आश्रम के जरिए उन सभी अनाथ बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। इसी के साथ उन्होंने ने बुद्धा आश्रम भी खोला था, जहाँ पे जो बूढ़ी औरत और आदमी को किसी का सहारा नहीं होता है उन्हें इस आश्रम में लाया जाता है। इससे एक फायदा ये भी होता कि जो अनाथ बच्चों को एक परिवार के रूप में ये मिल जाते हैं जिनके साथ वो रह सकते हैं। ये पूरा अनाथालय एक परिवार की तरह था। आशा जी के गुजरने के बाद ये आश्रम नित्य के दादाजी चलते थे, लेकिन एक महीने पहले उनकी भी डेथ हो गई थी और अब इस अनाथालय को नित्य और सत्यम मिलकर संभाला करते थे। नित्य जैसे ही कार से बाहर आए, एक केयरटेकर बाहर निकल सीधा नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा जल्दी से चलो, पलक की तबीयत बहुत खराब है और वो दवा लेने की जगह आपसे मिलने की जिद कर रही है। इस वक्त केयरटेकर बहुत ज्यादा गहराई हुई थी, इसलिए उसने नित्य के साथ मोक्ष पे ध्यान नहीं दिया। नित्य ने मोक्ष का हाथ पकड़ लिया और उसको भी अपने साथ अंदर ले जाने लगी थी। वो लोग जैसे ही गेट से अंदर आए, वह का देख मोक्ष जो बहुत अच्छा लगा रहा। वहां पे कुछ बूढ़ी औरतें आपसे में बात कर रही थी, उनके चेहरे पे मुस्कान थी। वही थोड़ी दूर पे एक चबूतरे पे सभी बूढ़े आदमी बैठ के बातें कर रहे थे। थोड़ी दूर पे उनके आसपास कुछ बास छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ उन बूढ़े लोगों से बात कर रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही अच्छा और सुकून भरा था। मोक्ष को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा, जैसे वो एक ऐसी जगह खड़ा ही जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ बांटी जाती है। यहाँ किसी के मन में किसी के लिए भी कोई बैर नहीं है। सब लोग अपने खुश और मगन थे। नित्य और मोक्ष थोड़े टाइम में एक कमरे में आए। उस कमरे एक लड़की रोने की आवाज आ रही थी, जो बोली रही थी, मुझे मम्मा चाहिए। पलक को दवाई नहीं, मम्मा चाहिए। मम्मा को बुला, मुझे मम्मा चाहिए। ये वो बस ये बोल के रोए जा रही थी। उस लड़की का छोटा सा चेहरा रोने के लाल हो गया था, उसकी आंखें से आंसू मोती की तरह नीचे गिर रहे थे। तभी सरिता जी जल्दी से नित्य की तरफ इशारा करते हुए बोली, पलक बेटा शांत हो जाओ, देखो आपकी मम्मा आ गई। उसकी बात सुन पलक ने अपनी आंसू भरी आंखी को उठा के सामने की तरफ देखा, जहां पे नित्य खड़ी। वो छोटी लड़की जल्दी से नित्य की तरफ भागते हुए गई और उसके गले लगते हुए बोली, मम्मा आप कहाँ गए थे? आपने आने में कितनी देर कर दी? आप बहुत बुरी है, बहुत बुरी। उसकी बात सुन नित्य अपने घुटने के बल उसके सामने बैठे हुए बोली, पलक बच्चा आपको पता है न, मम्मा को काम करना होता है ताकि मैं आपको फ्यूचर में अपने साथ रख सकूं, क्यों है ना? उसकी बात सुन पलक, जो कि सिर्फ अभी 3 साल की, वो चुप हो गई, लेकिन उसका सुबकना अभी भी चालू था। उसकी बात सुन पलक बोली, मम्मा कल स्कूल में प्रिय ने मुझे से झगड़ा किया था, उसने मुझे धक्का मारी थी तो मैंने भी उसके साथ वही किया। प्रिया ने अपनी मम्मा को मेरी कंप्लेन कर दी, तो उसकी मम्मा स्कूल आई थी और उन्होंने ने मुझे बोला कि मैं अनाथ हूँ और कोई भी मेरे जैसे इंसान से प्यार नहीं करेगा। मैं किसी का गंदा खून हूँ, ना मेरी मम्मी का पता है और नहीं मेरे पापा का। ये बोलते बोलते वो और रोने लगी थी। वही उसकी बात सुन नित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने फिर भी खुद के गुस्से पे काबू रखते हुए बोली, बेबी आप पहले रोना बंद करो, मैं आप तो मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना, तो प्लीज चुप हो जाओ। ये बोल वो उसके आंसू को पोंछने लगती है। तभी उसे महसूस हुआ कि पलक की बॉडी आग जैसी तप रही है, तो उसने जल्दी से केयरटेकर से पूछा, क्या पलक ने अभी तक दावा नहीं लिया है? उसकी बात सुन केयरटेकर ने बोला, नहीं, उन्होंने ने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। वही मोक्ष बस एक तक ये सब देख रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था को आखिर ये बच्ची कौन है और ये नित्य को मम्मा क्यों बोल रही है। वही उस बच्ची की बात सुन मोक्ष को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। आखिर कैसे कोई इस 3 की बच्ची के सामने ऐसा बोल सकता था। चैप्टर 29 मोक्ष का पलक को लालच देना, स्नेहा की साजिश नित्य के लिए। आगे नित्य ने जल्दी से पलक को अपनी गोद में उठा लिया और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोली, पलक बेबी तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर तुम कैसे अपनी तबीयत को खराब कर सकती हो? उसके बाद केयर टेकर की तरफ देखते हुए बोली, सरिता आंटी जाए और पलक के लिए खाना ले आइए। उसकी बात सुन सरिता आंटी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है। तभी पलक की नज़र डोर के पास खड़े मोक्ष पे चली जाती है। पलक मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा वो हैंडसम अंकल कौन है? उसकी बात अब नित्य ने भी मोक्ष की तरफ देख, जो कि कब से खड़ा था। उसने नित्य की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे दोस्त है। उसकी सवाल को सुन नित्य बोली। मोक्ष ने भी कुछ नहीं कहा। वैसे भी किसी भी रिश्ते को शुरू करने के लिए दोस्ती सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए मोक्ष को इस बात से भी खुशी थी कि नित्य ने उसको फ्रेंड के रूप में ही सही, लेकिन मेरे कहाँ था। पलक अभी आगे कुछ सवाल करती उसे पहले ही सरिता आंटी पलक के लिए खाना लेकर आ गई। पलक में जब देख कि आज खाने में उसको सूप मिलेगा तो उसका मुंह बन गया।
लेकिन वो जानती थी अगर उसने नाटक की तो उसकी मम्मा उसको बहुत गुस्सा करेगी। वैसे भी उसने कल से कुछ नहीं खाया था, जिस उसकी मम्मा का गुस्सा अभी भी बढ़ा हुआ था। इसलिए पलक ने बिना कोई शैतानी और नखरा किए ही चुपचाप उस सूप को पीने लगी। थोड़े टाइम में जब उसने सूप को फिनिश किया, तभी नित्य ने उसके सामने एक टैबलेट कर दी, जिसे देख उसका कुछ बन गया। उसने अपनी पप्पी आंखों से नित्य की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा प्लीज ये टैबलेट नहीं, ये बहुत कड़वी होती है। लेकिन वो मन कर रही थी। तभी मोक्ष आगे आते हुए नित्य की हाथ से टैबलेट ले लेता है। फिर अपने जेब से 2 चॉकलेट के पैकेट को निकालता है और फिर उन चॉकलेट्स को देखते हुए अपने होठों पे हल्की मुस्कान लिए बोला, नित्य तुमने नहीं कहा कि हम एक गेम खेल है जिसमें तुम ये टैबलेट जिसे भी खाने के लिए दोगी हम उसे ये चॉकलेट्स देंगे और फिर उसके साथ कल हम घूमने जाएंगे। उसकी बात सुन पलक की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा जैसे मिलियन ऑफ स्टार एक साथ चमक रहे हो। मिस्टर हैंडसम, क्या आप सच बोल रहे हैं? उसकी बात सुन मोक्ष ने अपने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उसके बाद अपने चेहरे पे थोड़ी मायूसी लिए बोला, लेकिन इस गेम को खेलने का क्या फायदा, आप तो ये टैबलेट खाने वाले नहीं हो ना, इसलिए अब हम किसी और क्यूट और इंटेलिजेंट लड़की को ढूंढने जा रहे हैं। ये बोल वो नित्य का हाथ पकड़ लेता है। वही बैठी 3 साल की पलक ये सब अपने टुकुर टुकुर आंखों से देख रही। जब उसने देखा कि कैसे मोक्ष उसकी मम्मा का हाथ पकड़ उसको ले जा रहा है, तो वो जल्दी से नित्य का दूसरा हाथ पकड़ ली और फिर मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अरे अरे मिस्टर हैंडसम, आप लोगों ने तो मेरे मजाक ज्यादा ले लिया। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए अपने चेहरे के मुस्कान लिए बोली, मम्मा मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगी क्योंकि आपकी पलक बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ साथ क्यूट और इंटेलिजेंट भी तो है। फिर वो जल्दी से नित्य के हाथ से टैबलेट लेते हुए बोली, मम्मा आप चीन मत करो, मैं आपके बिलीव को टूटने नहीं दूंगी और मिस्टर हैंडसम से ये चॉकलेट ले लूंगी, उसके बाद हम दोनों साथ खाएंगे। इसी के साथ सुने जल्दी से नित्य के हाथ से टैबलेट को ले अपने मुंह में रख लिया, जिसे उसका मुंह बन गया। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी उस टैबलेट को बाहर फेंक दे, लेकिन फिर उसने सामने खड़े मोक्ष को देखा और अपना मन बदल दिया और जल्दी से नित्य के हाथ दूध का ग्लास को अपने मुंह से लगा टैबलेट को अपने गले से जैसे तैसे नीचे किया। दावा खाने के बाद उसका बहुत गंदा मुंह बना हुआ था। उसको दावा सच में बहुत कड़वी लग रही थी, जिसे देख मोक्ष ने चॉकलेट के एक पीस को उसके मुंह में डाल दिया था, जिसे अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। पलक अपनी चमकती आंखों से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम मैं जीत गई हूं, तो अब आप मुझे जल्दी से मेरे चॉकलेट दो। ये सुन मोक्ष के चेहरे पे बहुत ही दिलकश मुस्कान आ गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े दोनों चॉकलेट को पलक के सामने रखे दिया। पलक बेचारी अभी अपने चॉकलेट को अपने हाथों में लेकर खुश हो भी पाती, उससे पहले हूँ नित्य ने एक पैकेट को चॉकलेट को अपने हाथ में ले लिए और बोली, रात होती है इसलिए तुम अभी बस एक ही चॉकलेट मिलेगा, बाकी तुम कल ले लेना। चलो अब सो जाओ, वरना मैं तुम्हें कल कहीं नहीं ले जाने वाली हूँ। उसकी बात सुन पलक मुंह बनाते हुए बोली, मेरी मम्मा लेडी हिटलर है। उसकी बात जहां नित्य पलक को घूरने लगती है वहीं मोक्ष को हंसी आ रही थी। तभी पलक बोली, मम्मा आज आप मेरे पास ही रुक जाओ ना प्लीज। उसकी रिक्वेस्ट सुन नित्य ने बोली, ठीक है आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अब चुपचाप रेस्ट करो। इसी के साथ वो पलक का सर अपनी गोद में रख सहलाने लगती है। मोक्ष कमरे से बहुत निकल गार्डन में लगे बेंच पे आके बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी वहां पे सरिता आंटी आती, जो कि उसके डिनर के लिए बुलाने आई थी। वो मोक्ष की तरफ आती, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा वो उसको किस नाम से बुलाए, क्योंकि वो सिर्फ इतना जानत है कि वो नित्य के साथ आते हैं, लेकिन उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दी जाए, आज जब आप आए और मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया। वैसे आप नित्य बेटा के क्या लगते हैं? उनकी बात सुन मोक्ष हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं उसका फियांसे हूँ। उनकी बात सुन सरिता जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा है, वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो। मैं तुमसे से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर में उसका बहुत ध्यान रखा, वो हमेशा से अकेली रहती आई है, उसके पास पलक के अलावा कोई नहीं जिसके वो जी सके। अगर पलक नहीं होती तो शायद नित्य आज से तुम साल पहले ही खुद को खत्म कर लेती, लेकिन सिर्फ पलक के लिए वो यहाँ है। उनकी बात मोक्ष हैरानी से उनकी देखते हुए बोला, आपके कहने का मतलब क्या है? उसकी बात सुन सरिता जी बोली, जिस दिन आप नित्य का भरोसा जीत लेंगे उस दिन नित्य आपको इस बारे में बात देगी। उसको बस हंसते हुए बोली, आएगा देखो न, इन सब बातों में तो मैं ये भूल गई कि मैं तुम्हें यहाँ पे डिनर के लिए बुलाने के लिए आई थी। उसके बाद वो उसके डिनर के लिए बोल अंदर चली जाती है। वहीं मोक्ष एक विंडो की तरफ देखता है जहां से इसे नित्य दिखाई दे रही थी, जो कि शायद पलक को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई थी। उसके बाल हवा से उड़ के उसके चेहरा को ढक रहे थे। उसके लिप्स नींद में होने के कारण फूले हुए लग रहे थे। ये देख मोक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो अंदर डिनर के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ
स्नेहा बेचैनी से लिविंग हॉल के चक्कर काट रही थी, वो बेताबी से नित्य के आने का इंतजार कर रही। तभी राधिका जी, जो कि कब से उसको ही देख रही थी, वो स्नेहा को आवाज देते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसकी बात सुन स्नेहा बोली, मॉम नित्य दी अभी तक नहीं आए हैं, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। देखता न, अब तो घड़ी में रात के 9 बजे गए हैं। उसकी बात सुन राधिका जी हंसते हुए बोली, बेटा नित्य आज घर नहीं आने वाली है, आज वो राठौड़ मेंशन में रुकेगी। जैसे ही स्नेहा के कान में ये बात गई, गुस्से और जलन से उसकी हाथों की मोती कस गई। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और किसी को कॉल कर बोली, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ, याद रहे जो बोली हूँ वो कल हो जाना चाहिए, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेज इज नॉट गुड फॉर यू। इसी के साथ वो फोन रख देती है। फिर अपने आप में ही शातिर मुस्कान के साथ बोली, नित्य दी बहुत शौक है ना मेरी मोक्ष के साथ रहने का, उनसे सागी करने का। कल के बाद में भी देखती हूँ कैसे आप सबको अपना चेहरा दिखाते हो। ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेसी थे। चैप्टर 30 स्नेहा का पागलपन, नित्य के मोक्ष के लिए गंदे ख्याल, मोक्ष का नित्य के साथ फ्लर्ट करना। अब आगे। अगली सुबह आश्रम में आज पलक के चेहरे पे बहुत बड़ी वाली स्माइल, वो बेड पे कुढ़ते हुए टीवी देख रही थी। वही उसके बगल में नित्य बिना किसी भाव के खड़ी थी। तभी पलक ताली बजाते हुए बोली, मम्मा देखो, गोद ने इन आंटी को पनिश किया। ये वही आंटी थी जिन्होंने ने मुझे वो सभी गंदे वर्ड्स बोले थे। इनकी वजह से मैं बहुत रोई थी और कल मुझे वो कड़वी दवाई भी लेनी पड़ी थी। ये बोल वो नित्य के गले लग गई। वही उसकी बात सुन नित्य के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई, जो कि सिर्फ मोक्ष देख पा रहा था। उसको समझे देर नहीं लगी कि इसके पीछे उसकी बाबी डॉल का हाथ है। तभी नित्य का फोन बजा। उसने फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देख उसको आंखें छोटी हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके फोन कॉल कर रही इंसान स्नेहा थी। उसने फोन को वैसे ही बजने दिया। फिर उसने अपने सामने फोन उठा लिया। इस वक्त भी उसके होठों पे हल्की डेविल्स मुस्कान थी। स्नेहा अभी नित्य से कुछ बोलती उससे पहले ही उसको मोक्ष की आवाज सुनाई दी, जो उससे बोल रहा था, डोल चलो, हमें आज घूमने जाना है। यदा है ना, हमने वादा किया है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है तुम जाओ, अभी रेडी होकर आती हूँ। उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अगर देख जाए तो ये हमारी पहली डेट होगी ना। उसकी बात सुन नित्य ने उसके ऐसे देखा जैसे कह रही हो, दुनिया का कौन सा इंसान डेट पर अपने साथ बच्चे को ले जाता है। मोक्ष उसके इशारे को इग्नोर करते हुए बोला, ये कपड़े तुम्हारे लिए है, जल्दी से रेडी हो के बाहर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके जाते ही नित्य ने अपने फोन की तरफ देख, जो कि अभी कटा चुका था। उसके बाद वो भी फ्रेश होने चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा गुस्से से पागल हो रही थी। इस वक्त उसका गुस्सा इस हद पे था जिसका कि कोई सीमा नहीं था। शायद ये मोक्ष का पागलपन था उसके सर पे कि वो अपना आप खाए हुए अपने कमरे को खराब कर रही थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे अगर नित्य अभी उसके सामने होती तो उसको जिंदा जमीन में दफन कर देती, या फिर शायद उसे भी बुरा। उसने खुद को संभाल और किसी को कॉल करते हुए बोली, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे इस नंबर की एक एक पल की लोकेशन चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओक बॉस, काम हो जाएगा। उसकी बात सुन स्नेहा के चेहरे पे डरावने एक्सप्रेशन थे। वही आश्रम में नित्य अभी तक शॉवर लेकर रेडी होके बाहर आ चुकी थी। तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आया। उसने कॉलर आईडी देखा जिसपे निक नाम शो हो रहा। ये देख वो टॉवल को बेड पे फेंक फोन को उठा बालकनी एरिया की तरफ आ गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस आपने जैसे कहा था, मैंने उन लोगों के बारे में जानकारी निकली। उस दिन उस हॉस्पिटल में जितने बच्चे गायब हुए थे वो सभी पेरेंट्स ने कुछ साल बाद ही बच्चे को गोद ले लिया। बॉस सबसे अजीब बात यह है कि उस दिन उस हॉस्पिटल में चोरी हुए बच्चे की रिपोर्टर को जिस पुलिस वाले को दिया गया था उसे सस्पेंड कर दिया गया था। ये ही नहीं, उसकी जगह किसी नए पुलिस वाले को अपॉइंट किया गया, लेकिन उसने इस केस इन्वेस्टिगेट करने जगह इस केस को बंद कर दिया था। बॉस मुझे तो उस मामले से बहुत ज्यादा साजिश की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुन नित्य के चेहरे पे अभी भी कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। पर क्या? उसने एक तक सामने देखते हुए जवाब दिया, एक काम करो, उस पुलिस वाले को ढूंढो जिसने इस केस को पहले लिया था। उसके बाद मैं आगे बात बातूंगी। ये बम वो फोन को रख देती है। उसके बाद वो भी जल्दी से अपने बाल को सेट कर रेडी होने लगती है। थोड़े टाइम बाद वो पलक के कमरे में जाती है तो देखती है उन दोनों को सेम ड्रेस दिया गया था। मोक्ष ने नित्य और पलक के लिए फ्लोरल प्रिंटेड फ्रॉक लिए था जिसमें दोनों किसी बहुत ही क्यूट लग रही थी। नित्य के चेहरा पे इस वक्त एक हल्की मुस्कान थी जो कि सिर्फ पलक के निकली थी। तभी मोक्ष भी अंदर आता है तो अपने सामने का नजारा देखता है। जहां पे नित्य खड़ी थी वही उसके बगल में उसका हाथ पकड़े पलक खड़ी थी। उन दोनों देख मोक्ष उनकी तरफ बढ़ जाता है।
मोक्ष नित्य के पास आते हुए पलक को अपनी गोद में उठा लेता है। नित्य का हाथ पकड़ वहां से बाहर अपना कार खोज तरफ ले आता है। वह उसके ग्राम हाथ के पकड़ में अपने हाथ देख ना जाने क्यों, लेकिन नित्य दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे वो अभी बाहर निकल मोक्ष के सामने ही डांस करने लगेगा। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया था। ये पहली बार था जब नित्य का दिल ऐसे धड़कन रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने अपनी धड़कन ले काबू करते हुए मोक्ष की तरफ देखने लगी, जो कि सुबह की धूप में और चमक रहा था। उसका चेहरे, उसके ज्वालाइन उसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट बना रहे थे। नित्य तो बस एक तक कोई हुए उसको ही देख रही। उसको देख ऐसा लग रहा जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। इस वक्त नित्य के दिमाग में अचानक ही ख्याल आया कि अगर वो उसको किस करना चाहती तो उसको अपने पैर के बल पे कितना खड़ा होना पड़ेगा, या फिर उसकी टाई को पकड़ अपने पास खींच लेगी तो उसको कितना झुकना पड़ेगा। लेकिन फिर जल्दी ही उसने अपने ख्याल को झटक दिया, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में बहुत वाहियात सवाल और हरकतें घूम रही थी। वो अपने आप से ही बोली, नित्य पागल लड़क, ये तुम क्या क्या सोच रही हो? गलत है, बहुत गलत। किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसके पता ही नहीं चला कि कब वो कार के पास आ गई है और मोक्ष कार का डोर खोले उसके अंदर बैठने इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज से वो होश में आए और कार में बैठ गई। उसने पलक को अपनी गोद में बैठा लिया था। मोक्ष ने एक नज़र उन दोनों को देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो जब से पलक से मिला था उसे पलक को देख किसी की याद आ रही थी। लेकिन उसने इस बात को ज्यादा नहीं सोचता है और दूसरी साइड से आके डिवाइन सीट पे बैठ जाता है। आज भी एक खुद ही ड्राइव कर रहा था। वही पलक खिड़की से बाहर की तरफ देख देख खुश हो रही थी। उसकी खुशी देख नित्य भी खुश थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर सीट से टिका अपने मन में बोली, देखिए मैंने अपना दिया हुआ वादा कितने अच्छे से निभा रहा हूं। मैं चाहत हूं आप दो जहां भी हो खुश हो। नित्य अपनी आंखों को खोल मोक्ष की तरफ देखती है, जो कि गाड़ी चला रहा था। उसका पूरा फोकस कर ड्राइव करने पे था, ऐसा नित्य को लग रहा। लेकिन मोक्ष भले ही कार को ड्राइव कर रहे था, लेकिन उसकी नज़र, उसका फोकस नित्य की तरफ था। जब उसने महसूस किया कि नित्य उसको कैसे देख रही है, तो ये महसूस करके उसकी बाबी को डाल की नज़र उस पे ही वो खुश हो गया। वो ड्राइव करते हुए बोला, बाबी डॉल मैं तुम्हारा ही हूँ, इसलिए जितना देखना है बाद में देख लेना। फिलहाल तुम्हारे ऐसे देखने से मैं ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर पा रहा। क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें किस कर लूं? क्योंकि कार को मैं ऑटोमेटिक मोड पे भी कर सकता हूं। उसकी बात सुन नित्य का चेहरे हल्का लाल पड़ गया। उसने अपने मन ही कहा, कितना बेशर्म इंसान है ये। तभी उसको नित्य की आवाज आए, एटलीस्ट तुमसे कम, वरना मेरी टाई खींच। मुझे झुका के किस करने का आइडिया बुरा नहीं था। अब नित्य हड़बड़ गई। उसने अपनी नजर इधर उधर करते हुए जवाब दी, किसने बोला तुम्हें ऐसा? आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम्स सून।